फ्रेंड्स, स्वागत है इसमें वीडियो में जो हम लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस से जो हम लेके चल रहे थे। ठीक है। इसका पार्ट हो चुका है जो हम लेके आए थे कि संघात्मक शासन की व्यवस्था या विशेषता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें जो संघात्मक शासन जो बंटवारा किया जाता है केंद्र और राज्य सरकार के लेके, तो उसमें जो केंद्र को पावर दी गई है एकात्मक विशेषता का स्वरूप देखने को मिलता है, उस पर हम अध्ययन कर रहे थे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने हेतु आर्टिकल 263 में बात की गई, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार की जो बात की गई है कि केंद्र के पास पावर ज़्यादा है, तो दोनों में संबंध अच्छा बनाने के लिए कौन सा अनुच्छेद आया है? 263 अनुच्छेद में बात किया है। क्या बात किया गया है 263 अनुच्छेद में? तो कहा गया है कि केंद्र व राज्यों के मध्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है। ठीक है, तो यह बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 263 में। किसकी? अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बात कही गई है आर्टिकल 263 में। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? अंतर्राज्यीय परिषद का इंटर स्टेट काउंसिल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और सदस्य कौन होते हैं इसके? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य के रूप में भाग लेते हैं। किसके? अंतर्राज्यीय परिषद के। किस आर्टिकल में है? 263 में। क्यों इसका गठन क्यों किया गया था अंतर्राज्यीय परिषद का? कि केंद्र के पास पावर ज़्यादा है, राज्य को केवल निर्देश ही दे रहा सारा पावर अपने, तो उसी चीज़ संबंध को सुधारने के लिए इसका गठन किया गया था। अब बात करेंगे राज्यपाल और प्रशासनिक प्रावधान। राज्यपाल की नियुक्ति और उसकी शक्तियों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति और शक्तियों से भी केंद्र कैसे पावरफुल है। ठीक है। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्र के द्वारा की जाती है। दूसरा, लेकिन राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राज्यपाल में। राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएसपी पूछ देगा, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल को हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। बात करेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, एक होता है एसपीएससी होता है, एक यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका गठन दो या दो से अधिक राज्यों या का संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन केंद्र द्वारा किया जाता है। यानी जेपीएससी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। दो या दो से अधिक राज्यों का। नियुक्ति और पदच्युति किसके द्वारा होती है? तो इसका अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इनको पद से हटाने की शक्ति भी किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। अब बात करेंगे कि भारत में प्रशासनिक एवं निर्वाचन संबंधी प्रावधान के बारे में। राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इन्हें पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। यह प्रक्रिया और आधारों के संबंध में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान होती है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसको पद से हटाता है राष्ट्रपति। इस चीज़ को ध्यान देना। एक मिनट दीजिएगा, हम अभी देख रहे हैं इसको। तो हम आ गए यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन इसको हटाने की प्रोसेस ना बहुत कठिन है। जैसे अगर किसी अध्यादेश के द्वारा नहीं, महाभियोग के द्वारा भी इसको हटाया जा सकता है। ठीक है। तो इसके पास पावर नियुक्त होने के बाद, जैसे सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है ना, सेम वैसी प्रक्रिया होती है इसकी भी हटाने के लिए। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले। अब बात करेंगे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी के बारे में बात करेंगे। ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर, चयन एवं प्रशिक्षण। अखिल भारतीय सेवा जिसे आईएएस आईपीएस आईएफएस के अधिकारियों का चयन प्रशिक्षण केंद्र द्वारा, इसके बारे में तो हम पढ़ लिए हैं, थोड़ा थोड़ा पहले ही पढ़ लिए थे। नियंत्रण, इन अधिकारियों पर तात्कालिक नियंत्रण राज्य का होता है। यानी कि नियंत्रण किसका होता है? तात्कालिक नियंत्रण जो होता है, तो तात्कालिक नियंत्रण राज्यों का होता है जहाँ ये सेवारत होते हैं। ये अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। बात करेंगे केंद्र राज्य के बीच गैर संवैधानिक जो प्रावधान है, केंद्र और राज्य के बीच गैर संवैधानिक प्रावधान जो किए गए हैं, इसमें पहला आता है क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल के बारे में आता है। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या वर्तमान में 6 है। कितनी है? 6 है। क्षेत्रीय जोनल परिषदें कितनी है? 6। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं, होम मिनिस्टर। और इसके सदस्य कौन रहते हैं? तो संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। तो ये 6 परिषदें कौन कौन सी हैं? तो जब संविधान बना था ना, तो उस समय क्षेत्रीय परिषदों की संख्या लगभग 5 थी। कितनी थी? 5 थी क्षेत्रीय परिषदों की संख्या। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 6 हो गई है। उस समय 5 थी। तो 1971 में इसमें एक और जोड़ दी गई थी, 1971 में, 1971 में। ठीक है। तो ये 5 परिषदें जो हैं, पहली परिषद, तो 4 परिषदें ये हैं हमारी। ठीक है। एक है उत्तरी परिषद, एक है दक्षिणी परिषद, एक है पूर्वी परिषद और एक है हमारी
कौन सी हो गई है, पश्चिमी परिषद है, और एक थी मध्य परिषद थी। तो ये 5 परिषदें बन चुकी थी पहले ही, ठीक है, 5 परिषदें। और एक परिषद बनी थी ये 6वीं परिषद, ये कब बनी थी, 1971 में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कही गई थी। तो कितनी है वर्तमान में क्षेत्रीय परिषदें, 6 हैं। अब है दूसरा, जो गैर केंद्र और राज्य के बीच गैर संवैधानिक जो व्यवस्था की गई थी, दूसरा उसमें नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग, ठीक है। बैठक 2 या 2 से अधिक राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सभी राज्यों के उपराज्यपाल की बैठक की जाती है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री। और अगली है अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय केंद्रीय निकाय की बात करें तो एक है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, राष्ट्रीय एकता परिषद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, और एक है राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिषद। मुख्य बैठकों की बात करें तो मुख्य सचिवों की बैठक स्थान प्रतिवर्ष दिल्ली में होती है। इसमें शामिल कौन होते हैं, सभी राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होते हैं। अध्यक्षता कौन करता है, तो कैबिनेट सचिव करता है इसकी, ठीक है। पुलिस महानिदेशकों का वार्षिक सम्मेलन, इसका संचालन प्रतिवर्ष केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। शामिल होते हैं सभी राज्यों के महानिदेशक, डीजीपी शामिल होते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। पुलिस महानिदेशकों का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे होता है, तो इसका संचालन प्रतिवर्ष केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है, और शामिल होते हैं सभी राज्यों के महानिदेशक। और जो मुख्य सचिवों की बैठक कहाँ पे होती है, दिल्ली में होती है, मुख्य सचिव सभी राज्यों के, और इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करता है। अब बात करेंगे केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंध, भाग 12 में दिया हुआ है, यानी कि केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंध किसमें दिया हुआ है, भाग 12 में। अनुच्छेद कितना है, 264 से 294। इसमें हम बात करेंगे भारत की निधियों के बारे में, यानी फंड्स ऑफ इंडिया। निधि का नाम क्या है और विवरण है उसके बारे में, तो अनुच्छेद 266 में निधि का नाम है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। विवरण क्या है, सरकार की सभी राजस्व प्राप्तियां, ऋणों का भुगतान आदि इसमें जमा होती हैं, किसमें, संचित निधि में। संचित निधि का उल्लेख किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख किया गया है, किसमें, सरकार की सभी राजस्व प्राप्तियां, ऋणों का भुगतान आदि इसमें जमा शामिल होती हैं। आकस्मिक निधि किसमें है, आकस्मिक निधि का अनुच्छेद कौन सा है, आकस्मिक निधि का अनुच्छेद 267 है। संचित निधि किसमें थी, 266 में, आकस्मिक निधि है 267 में। कॉन्टीजेंसी फंड्स कहा जाता है इसमें, किसमें, अचानक अप्रत्याशित खर्चों के लिए राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखी गई निधि क्या कहलाती है, आकस्मिक निधि कही जाती है, अनुच्छेद 267 में। अब बात करेंगे करों का वितरण के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेज। विभिन्न अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच कर लगाने और एकत्र करने की शक्तियों को परिभाषित करते हैं। अनुच्छेद 268 क्या कह रहा है, 268 की कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं उस पर राज्यों द्वारा एकत्र व उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण, स्टाम्प शुल्क, सौंदर्य प्रसाधनों पर उत्पादन शुल्क। लगान केंद्र, उपयोग राज्य। लगाता कौन है, स्टाम्प शुल्क कौन लगाता है, तो स्टाम्प शुल्क केंद्र लगाता है, और उसका उपयोग कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है। अनुच्छेद 269 में क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 269 में कह रहा है कि कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं और एकत्र किए जाते हैं पर राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। ऐसे कौन से हैं, तो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री खरीद पर कर, समाचार पत्रों के विज्ञापन पर कर। लगाता कौन है, केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन इसको किसको सौंप दिया जाता है, तो राज्य सरकार को इसे सौंप दिया जाता है। किसमें कहा गया है कि कर तो केंद्र लगाती है और इकट्ठा भी केंद्र सरकार करती है, लेकिन राज्यों को सौंप दिया जाता है, तो 269 में, 269 में। अनुच्छेद 270 क्या कहता है, अनुच्छेद 70 कहता है 270 कि ऐसा कर जो केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं पर केंद्र व राज्यों में बांट दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसा कर जो केंद्र द्वारा तो लगाए जाते हैं लेकिन वो केंद्र में और राज्य में क्या किए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं। तो ऐसे कर का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो ऐसे कर का उल्लेख है 270 में। इसमें कौन सा कर आता है, तो ये कर होते हैं वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किए जाते हैं। किसमें, वित्त आयोग की सिफारिशों पे जो कर लगाए जाते हैं, कर नहीं केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं, और वित्त आयोग की सिफारिश पे केंद्र और राज्य में बांट दिए जाते हैं। तो इसमें कौन सा टैक्स आता है, तो इनकम टैक्स आता है, जीएसटी आता है, और सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी आती है इस कर में, ठीक है। 270 में कौन सा कर आता है, तो 270 में इनकम टैक्स है, जीएसटी है और कस्टम ड्यूटी है। तो इस तरह से हम नोट्स बना सकते हैं कि एक जगह लिखेंगे और उसके साथ का टैक्स लिखेंगे। आर्टिकल 271 में कौन से कर की बात की गई, तो 270 में ऐसा कर जो केंद्र द्वारा तो लगाए जाते हैं और वसूले भी केंद्र द्वारा ही जाते हैं, केवल केंद्र द्वारा ही उपयोग किए जाते हैं। यानी ऐसा कर जो केंद्र तो लगाता है, केंद्र उस वसूलता भी है और केंद्र उसका उपयोग भी करता है, तीनों काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। तो ऐसे कर का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो ऐसे कर का उल्लेख है 271 में उल्लेख किया गया है। और ऐसे कर का उदाहरण क्या है, तो उपकर कहलाता है और अधिभार कर कहलाता है, सर चार्ज और चेस, यानी उपकर कर कहलाता है और अधिभार कर जो कहलाता है। तो उपकर और अधिभार कर पे कौन लगाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसका उपयोग भी करती है। तो ऐसे कर को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो 271 में वर्णित किया गया है। महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 279 क में क्या जोड़ा गया है, जीएसटी परिषद को जोड़ा गया, जीएसटी काउंसिल।
इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? 2016 द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। जीएसटी को 2016 में संविधान, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 101वें संविधान संशोधन द्वारा। किसमें? 279 के क में जोड़ा गया। 279 के क में जोड़ा गया है। किसको? जीएसटी को जोड़ा गया है। ठीक है, और ये कब से लागू है? 2017 से। जीएसटी क्या कहलाती है? तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाती है। वस्तु एवं सेवा कर से कहा जाता है। इस संबंधित विषयों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। अब बात करेंगे भारतीय संविधान के वित्त आयोग की, फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे। तो फाइनेंस कमीशन का वर्ण किसमें दिया है? अनुच्छेद 280 में दिया गया है फाइनेंस कमीशन। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद केंद्र व राज्यों के मध्य धन आवंटन हेतु एक वित्त आयोग का गठन करेगा। यानी वित्त आयोग का गठन किस लिए किया जाएगा? कि सेंट्रल और स्टेट के बीच क्या करना है? धन का बंटवारा करना है। धन का बंटवारा करना है। इसके लिए किसका आयोजित करेगा? जो सेंट्रल और स्टेट के बीच धन का बंटवारा करेगा तो वित्त आयोग का गठन करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग की संरचना की बात करें तो वित्त आयोग में निम्नलिखित होते हैं। कौन? एक अध्यक्ष होता है और 4 मेंबर होते हैं। यानी कितने वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य में एक अध्यक्ष होता है और 4 कितने होते हैं? 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। तो 5 सदस्य टोटल होते हैं। सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बात करें तो इन सदस्यों में निम्नलिखित क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। पहला सदस्य वित्तीय मामलों में अनुभवी होना चाहिए उसे। दूसरा, विधि विधेयक विभागों में कानूनी और विधायी मामले में उसे जानकार होना चाहिए। तीसरा, नागरिक सेवाओं का जानकार होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए। और चौथा, लेखा के विशेषज्ञ होने चाहिए। यानी 4 सदस्य जो होते हैं उनको नागरिक सिविल सर्विस में विशेषज्ञ हो, अकाउंट्स में विशेषज्ञ हो और कानूनी और विधायी में विशेषज्ञ हो। केंद्र राज्य संबंधों में टकराव के कारण क्या है? यानी केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच टकराव के कारण क्या देखना? तो अभी तक हम देख रहे थे कि जो एकात्मक, अभी तक आपने देखा ना, तो ज़्यादा पावर किसके पास है? तो ज़्यादा पावर जो देखने को मिल रही है वो केंद्र के पास देखने को मिल रही है। तो इस तरह से आप मान सकते हो कि जो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, एकात्मक संघात्मक व्यवस्था व्यावहारिक रूप में देखने को मिलती है, लेकिन सैद्धांतिक रूप में वह नहीं। ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा कि भारत का जो संघवाद है वह एकात्मक है, ठीक है, लेकिन व्यवहार रूप में देखने को मिलता है। तो इसी वजह से जो केंद्र और राज्य के बीच झगड़ा का कारण देखने को मिलता है, तो वो कौन कौन सी नियुक्तियां हैं जो झगड़ा कारण देखने को मिलता है? राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाओं, 7वीं अनुसूची में कानून निर्माण को लेकर जो समवर्ती सूची है 7वीं अनुसूची में, उसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कानून माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि राज्य वित्तीय मामलों में केंद्र पर निर्भर होता है। राज्य जो है वो वित्तीय मामलों में किस पर निर्भर रहता है? केंद्र पर निर्भर रहता है। ये भी झगड़ा का कारण है। मुख्यमंत्री पर जांच आयोग, आप जब देखते हो मुख्यमंत्री पे जांच आयोग बैठा दिया जाता है, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बैठा दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में सारे मुख्यमंत्रियों के ऊपर जांच हो रहा है जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, अगला विषय क्या है जो उसमें विवाद है? तो अवशिष्ट विषयों से संबंधित मामले, रेसिड्यूअल सब्जेक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ओवर सब्जेक्ट नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ 3 लिस्ट। ठीक है, उस पर पावर किसके पास है? तो वो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 में है कि राष्ट्रपति शासन लगा, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स लगा दिए जाते हैं इस सब प्रोसेस में। ठीक है, अनुच्छेद 356, डायरेक्शन गिवन बाय द सेंटर टू द स्टेट फेल्योर विच कैन लीड टू आर्टिकल 356, सशस्त्र बलों की तैनाती राज्यों में करना, डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म फोर्स इन स्टेट विदाउट देयर फुल कंसेंट। अब बात करेंगे केंद्र और राज्य संबंधी सुधार हेतु प्रयास। यानी कि अब पहले हमने पढ़ा, तो पहले हमने देखा कि किस तरह से केंद्र क्या कर रही है, पूरी पावर लगाई पड़ी है राज्यों के ऊपर। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि किस तरह से राज्य और उनके संबंध के बारे में बात की जा रही है। तीसरा, उसमें सुधार का प्रयास जो किया गया था। तो सबसे पहला प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? 1969। ठीक है, 1966 से 1969 के बीच पहला प्रशासनिक सुधार किया गया था। गठन किसने किया था प्रथम प्रशासनिक सुधार का? तो इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। बाद में अध्यक्ष कौन बने? तो बाद में इसके अनुच्छेद अनुच्छेद नहीं, अध्यक्ष बने थे हनुमतैया। कौन बने थे? हनुमतैया थे। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? पहली सिफारिश थी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। क्या किया जाए? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। दूसरी, राज्यपाल की नियुक्ति गैर दलीय व्यक्ति के रूप में हो जो प्रशासनिक और संवैधानिक क्षेत्र में अनुभवी हो। और तीसरी सिफारिश क्या कही गई थी कि समस्त करों को केवल राज्यों के निवेदन पर ही बांटा जाए या विभेदित किया जाए। चौथी सिफारिश क्या थी? तो राज्यों को वित्तीय मामलों में आत्मनिर्भर बनाया जाए एवं उन्हें वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाए। और पांचवां सुझाव था राज्यों को कानून निर्माण की अधिक शक्तियां प्रदान की जाए। यह किसमें था? प्रथम प्रशासनिक सुधार। कब आया था? 1966 में आया था। कब तक था? 1969 तक। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई पहले बने थे। बाद में कौन बने? केंद्र राज्य संबंध के सुधार का प्रयास। दूसरा प्रयास कब था? राजमन्नार समिति। कब आई थी? 1969 में राजमन्नार समिति। इसका गठन कब किसके द्वारा किया गया था? तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया था। अध्यक्ष डॉक्टर पीबी राजमन्नार थे। कौन थे? डॉक्टर पीबी राजमन्नार थे। कार्य था केंद्र राज्य संबंधों को लेकर निम्न प्रकार के प्रावधानों की बात कही गई है इसमें। तीसरी सिफारिश क्या थी? तीसरी जो प्रयास किया गया था आनंदपुर शाही प्रस्ताव 1973 में आया था। इसमें इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि रक्षा, विदेश और संचार को छोड़कर सभी अधिकार राज्यों को दे दिए जाए। किसने कहा था? आनंदपुर शाही प्रस्ताव 1973 में। रक्षा, विदेश और संचार को छोड़कर सभी अधिकार जो हैं वो राज्यों को दे दिए जाएं।
पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र कब आया था? 1977 में। पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र कब आया था? 1977 में। इसमें क्या सिफारिश की गई थी? इसमें सिफारिश की गई थी कि अनुच्छेद 356 को समाप्त किया जाए, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाए, लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति दी जाए। किसमें कही गई थी? 1977 में। कब? पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र प्रस्ताव में यह बात कही गई थी। पश्चिम बंगाल स्मरण प्रस्ताव में यह 3 सिफारिशें की गई थी कि 356 को समाप्त किया जाए, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाए, लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति दी जाए। चौथी सिफारिश क्या की गई थी? कि अनुच्छेद 1 में यूनियन की जगह फेडरेशन का प्रयोग किया जाए। ठीक है, यह बात किसमें कही गई थी? कि अनुच्छेद 1 में यूनियन की जगह फेडरेशन की बात की जाए। यह बात कही गई थी 1977 में। पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र में यह बात कही गई थी। दूसरा, नए राज्य का पाँचवां क्या कह रहा है? कि नए राज्य का गठन, सीमा और नाम परिवर्तन के लिए नियम बने। अन्य मांगों में क्या शामिल था? तो योजना आयोग को संवैधानिक निकाय बनाया जाए। ठीक है। दूसरा, वित्त आयोग को अस्थायी निकाय बनाया जाए। अनुच्छेद 356 और 365 को पूर्णतः समाप्त किया जाए। अवशिष्ट विषय पर कानून राज्यों द्वारा बनाए जाएँ। केंद्र ने इनकी एक भी सिफारिश को नहीं माना था। इतनी सारी सिफारिशें आई थी, लेकिन केंद्र ने इनकी एक भी सिफारिश को नहीं माना था। ठीक है। सबसे बाद में आता है सरकारिया आयोग, जो केंद्र और राज्य से संबंधित है। कब आता है? 1983 में। कब गठन होता है सरकारिया आयोग का? तो सरकारिया आयोग का गठन होता है 1983 में। इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1987 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। ये क्या थे? ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। ठीक है। इनके अन्य सदस्य में कौन थे? तो M.R. सेन, बी शिवराज और राम सुब्रमण्यम थे। कौन थे? आर सुब्रमण्यम थे, बी शिवराज थे और M.R. सेन थे। किसके? सरकारी आयोग के सदस्य थे। अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। कब आया था ये? 1983 में। और इसने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? 1987 में। सरकारी आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी? सरकारी आयोग की मुख्य सिफारिशें थी, पहला, अंतर्राज्यीय परिषद, इसका गठन किया जाए। दूसरा, राष्ट्रपति शासन 356, इसको प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाए। राज्यपाल की नियुक्ति, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रशासनिक क्षेत्र में लंबा अनुभव रखता हो। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए। कार्यकाल से पूर्व राज्यपाल को हटाए जाने पर उन्हें पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाए। कराधान शक्तियां के बारे में क्या कहा गया? कि कराधान से संबंधित शक्तियां संसद को प्रदान की जाए। कराधान से संबंधित शक्तियां किसको प्रदान की जाए? संसद को प्रदान की जाए। पांचवें सिफारिश क्या थी? क्षेत्रीय परिषद में क्षेत्रीय परिषदों को मजबूत किया जाए एवं नई क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाए। केंद्रीय सशस्त्र बल, इनकी तैनाती राज्यों के अनुरोध पर की जाए। सातवीं सिफारिश क्या की गई थी? अखिल भारतीय सेवाएं, इन सेवाओं को मजबूत किया जाए एवं नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाए, जैसे राज्य न्यायिक एवं शिक्षा से संबंधित। यह बात की गई है। ठीक है। इसमें सरकारी आयोग में सिफारिश की गई थी। अब बात करेंगे मदन मोहन पुंछी आयोग के बारे में। मदन मोहन पुंछी आयोग, यह आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर था, जिसका गठन 2007 में किया गया और रिपोर्ट इसने 2010 में प्रस्तुत किया। मदन मोहन पुंछी आयोग का गठन 2007 में और रिपोर्ट प्रस्तुत किया 2010 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी। मदन मोहन पुंछी इसके अध्यक्ष थे। सदस्य में थे विनोद कुमार, माधव मेनन, ओम विजय शंकर और श्रीमती वामसी सिंह। मुख्य सिफारिशें क्या थी इसकी? तो मुख्य सिफारिशें क्या थी? मुख्य सिफारिशों में इन्होंने बताया था कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कोलोजियन प्रणाली का उपयोग किया जाए। दूसरा, राज्यपाल की बर्खास्तगी जैसे राष्ट्रपति शासन का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाए। राज्यपाल के कार्य के बारे में कहता है कि राज्यपाल को संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए, यह भी सिफारिश की गई है। वित्तीय तालमेल में वित्त आयोग व योजना आयोग के मध्य बेहतर तालमेल स्थापित किया जाए। तो यह किसकी थी? पुंछी आयोग की सिफारिश थी। तो इस तरह से हमने संघवाद के विशेषता के बारे में दो चीज़ों का 2 वीडियो बनाया उस पर। ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम यहाँ पे।